हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एडम एनालिस्ट में। आज हम आपके लिए क्या है यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का शॉर्ट पेपर। ये है आपका सेट डी का पेपर। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1, AIIB has more than 80 member nations. Statement 2, India is the largest shareholder in AIIB. And Statement 3, AIIB does not have any members from outside Asia. और हमको बताना है कि which of these statements given above is are correct. तो आगे स्टेटमेंट 1 के बारे में अगर बात करें तो AIIB has more than 80 member nations। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है क्योंकि AIIB में करंटली 97 कंट्रीज हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इज राइट। स्टेटमेंट 2 की अगर बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एआईबी। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है वो है आपका चाइना। और बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की, तो एआईबी डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि कंट्रीज जैसे कि न्यूजीलैंड जो है वो एआईबी की मेंबर्स हैं। तो आपने देखा कि स्टेटमेंट 2 एंड 3 जो है वो आपकी गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 ओनली। आइए मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली। तो आइए जानते हैं इस एग्रीमेंट के बारे में। तो बेसिकली हुआ ये था कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थे हमारे, तो उन्होंने साइन किया इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट which was aimed at faster resolution of stressed assets of rupees 50 crore or more which are under consortium lending। तो ये साइन किया गया है 22 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 19 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड 32 फॉरेन बैंक। तो ये जो फ्रेमवर्क है इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट सशक्त, जो कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो इंटीग्रेटेड एग्रीमेंट जो है वो है 50 करोड़ से उससे ज्यादा के स्ट्रेस एसेट्स के फास्टर रेजोल्यूशन के लिए। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पे। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय द, और आपके ऑप्शंस हैं बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। तो इसका आंसर है बैंक बोर्ड्स ब्यूरो। ये जो है वो चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को सिलेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट है, वन ऑफ द टास्क ऑफ पीएनजीआरबी इज टू इंश्योर competitive markets for gas। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ पीएनजीआरबी गो बिफोर द एपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली जब यूनियन गवर्नमेंट ने इंचार्ज किया था डेवलपमेंट ऑफ नेशनल गैस ग्रिड, और इसके अंतर्गत 2006 में अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी को रिकॉग्नाइज किया गया था एज द अथॉरिटी टू ग्रांट ऑथराइजेशन टू द एंटिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन ज्योग्राफिकल एरियाज। तो ये क्या करता है, पीएनजीआरबी आइडेंटिफाई करता है ज्योग्राफिकल एरियाज और वहां पे ये नेटवर्क को ऑथराइज करता है नेचुरल गैस अवेलेबिलिटी और नेचुरल गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी के लिए। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट गलत है, ये फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसका टास्क इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट्स फॉर गैस, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। और आपका स्टेटमेंट 3 जो कि अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पीएनजीआरबी गो बिफोर द एपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका आंसर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 एंड 3 ओनली। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है, विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज व्हाट इज आर द डिफरेंस बिटवीन एलटीई लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड वोल्टे यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। स्टेटमेंट 1 है, एलटी इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड वोल्टे इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस्ड 3G। और आपका सेकंड स्टेटमेंट है, एलटी इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वोल्टे इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। तो ये आपके देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं क्योंकि एलटीजी जो है और वोल्टेज दोनों ही 4G टेक्नोलॉजीज हैं। एलटीई इज प्राइमरली डिजाइन टू बी अ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी, ये स्टेटमेंट सही है। एंड वोल्टेज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इट इज वोल्टेज डिजाइन टू कैरी बोथ वॉइस एंड डेटा। तो ये दोनों ही तरह के ट्रांसमिशन को मेंटेन करता है, इसलिए आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। इसलिए आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है,
Which of the following statements are correct regarding the Maternity Benefit Amendment Act 2017? आपका statement 1, pregnant women are entitled for 3 months pre-delivery and 3 months post-delivery paid leave. ये statement देखेंगे तो आपका statement गलत निकलेगा, क्यों? क्योंकि basically 3 months की जगह आप सिर्फ 8 weeks before pregnancy मैक्सिमम है जो आप इसको अवेल कर सकते हैं, और आपका बाकी का टाइम आउट ऑफ 26 मंथ्स वीक्स जो कि टोटल है वो आप अपने पोस्ट डिलीवरी ले सकते हैं पेड लीव को। तो टोटल टाइम 26 वीक्स है, उसमें से 8 वीक्स आप प्री डिलीवरी ले सकते हैं मैक्सिमम, और बाकी का टाइम आप पोस्ट डिलीवरी ही ले सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2, enterprises with crashes must allow the mother minimum 6 crash visits daily। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि 6 नहीं वो 4 विजिट्स डेली अलाउ करता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट। तो आपका स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत हो गए हैं। स्टेटमेंट 3 की अगर बात करें, वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऐसी वुमेन जिनके ऑलरेडी 2 किड्स हैं उनको 26 वीक का एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ 12 वीक्स का एंटाइटलमेंट मिलेगा। तो आपका स्टेटमेंट सी यानी कि 3 ओनली जो है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। और आपके ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शन बी पेइंग टैक्सेस, ऑप्शन सी रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। तो अगर इसके जो 10 सब इंडेक्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है स्टार्टिंग अ बिजनेस, सेकंड है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स यानी कि ये ऑप्शन तो है आपका सही, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ इज रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी यानी कि ये भी इसमें आता है, फिर आपका है गेटिंग क्रेडिट, फिर है आपका प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, देन यू हैव पेइंग टैक्सेस यानी कि आपका ये ऑप्शन भी इसमें आता है, फिर आपका है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपके इस वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें ईपीपी को इंट्रोड्यूस किया गया था एज एन इंपॉर्टेंट फीचर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। इसने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इसी के बाद आपकी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 आई जिन्होंने और स्ट्रिंजेंट टारगेट्स ला दिए फॉर कलेक्शन ऑफ एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स एंड सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर ईपीआर ऑथराइजेशन। यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर प्लस, और आपके ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एंड ऑप्शन डी है प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन्स। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बोनस होता है उसके अलावा प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स में इंक्लूड। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। और आपके ऑप्शन है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, ऑप्शन सी द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, एंड ऑप्शन डी द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। सोशल कैपिटल क्या होता है, बेसिकली इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिवली फंक्शनिंग सोशल ग्रुप्स that includes such things as interpersonal relationships, a shared sense of identity, a shared understanding, norms, values, trust, cooperation and reciprocity। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईआरडीपी, ऑप्शन बी लीड बैंक स्कीम, ऑप्शन सी मनरेगा एंड ऑप्शन डी नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन या एनएसडीएम। तो ये जो सर्विस एरिया अप्रोच है दिस इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एरिया अप्रोच ऑफ लीड बैंक स्कीम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लीड बैंक स्कीम। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जो कि है, विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1, sand is a minor mineral according to the prevailing law in the country.
Statement 2, state governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the central government. और आपका स्टेटमेंट 3 है, state governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. तो इसमें आपके ऑप्शन, अगर पहले ऑप्शन की बात करें हम, यानी कि आपका सैंड जो है वो एक माइनर मिनरल है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जैसे सैंड हो गया, ग्रेविल हो गया, क्ले, ये माइनर मिनरल्स होते हैं। आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर होती है माइनिंग लीजेस की, यस, और फॉर्मेशन ऑफ रूल्स की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ लाई करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पावर को लाई नहीं करती है। स्टेटमेंट 2 भी गलत है। और स्टेटमेंट 3, दे हैव द पावर टू फ्रेम द रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, which is most of India's external debt is owned by government entities. और उसके बाद है स्टेटमेंट 2, all of India's external debt is denominated in US dollars. तो इसमें हमें बताना है कि कौन स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो इंडिया की एक्सटर्नल डेट का सबसे बड़ा शेयर है वो कमर्शियल एंटिटीज का है, और उसके बाद आपकी बात जाके गवर्नमेंट एंटिटीज आती हैं। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट सारा का सारा यूएस डॉलर्स में डिनोमिनेटेड, ये भी गलत है, क्योंकि काफी सारा डेट जो है इंडिया का वो रुपीज में भी है। इसलिए आपके दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो अगर आप कमर्शियल बैंक्स के एसेट्स की बात करें इंडिया में, तो एक होता है कंपोनेंट कैश इन हैंड, एक होता है आपका कैश एट द सेंट्रल बैंक, फिर आपके होते हैं मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, उसके बाद आपके बिल्स डिस्काउंटेड, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, और उसके बाद आपका है लास्ट में स्पेशल डिपॉजिट सेंट्रल बैंक्स। तो इसलिए आपकी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स तो है, बट डिपॉजिट्स स्टैंड अलोन कोई आपका एसेट नहीं माना जाता है कमर्शियल बैंक का, क्योंकि वो तो लोगों का पैसा है जो उन्होंने वहां पे डिपॉजिट किया है। तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। In the context of India, which of the following factors are contributors to reducing the risk of currency crisis? यानी कि अगर कंट्री में करेंसी क्राइसिस हो रहा है, उसको रिड्यूस करने की कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो आपका फैक्टर 1 जो दिया है वो है द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, यानी कि बाहर से जो डॉलर इंडिया में आ रहे हैं तो वो इंडिया में करेंसी क्राइसिस को रिड्यूस करेंगे। तो ये ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन 3 जो है रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, ये भी बाहर फॉरेन करेंसी में इंडिया में आता है, तो वो भी करेंसी क्राइसिस को रोकेगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएगा तो उसको बाहर से बोरो करना पड़ेगा, इंडिया की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट करेक्ट। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की। Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? और आपके ऑप्शन है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, सेकंड राजा मंडल कमेटी 1969, थर्ड आपका सरकारिया कमीशन 1983 एंड लास्ट है आपका नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सरकारिया कमीशन 1983। इसने एक रिकमेंडेशन दिए थे कुछ क्वालिफिकेशंस और गवर्नर की, जैसे कि ही शुड बी एमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ, या फिर ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, साथ ही साथ ही शुड बी अ डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी यानी कि सरकारिया कमीशन 1983 इज द राइट आंसर। तो आइए आप मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, as per law the compulsory afforestation fund management and planning authority exists at both national and state levels। और सेकंड स्टेटमेंट है कि people's participation is mandatory in the compulsory afforestation programs carried out under the CAF Act 2016। हमें देखना है कि इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है ये एकदम करेक्ट है, ये बोथ नेशनल और स्टेट लेवल्स पे रहता है।
CF16 जो है उसने एक कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बनाई, वो सेंट्रल और स्टेट लेवल्स पे, और इसका काम क्या था कि इंश्योर करना है एक्सपीडिशियस एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट्स रियलाइज्ड इन लिeu ऑफ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। और आपका स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं गया है, वो रिकमेंडेड है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? Which of the following is issued by registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly? तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सीधा सीधा है पार्टिसिपेटरी नोट। तो ये पी नोट्स जो होते हैं दीज आर इशूड बाय रजिस्टर्ड एफपीआईज टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स। तो में ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है और उसके बाद वो एक पार्ट बन जाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बिना किसी रजिस्टर किए हुए। तो अगर हम टोटल वैल्यू ऑफ फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी अराउंड 81,000 करोड़ है, ये सेबी का डेटा है। तो इसलिए इसका करेक्ट हो गया आंसर ऑप्शन डी। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? In India, which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunication, insurance, electricity, etc. और आपका स्टेटमेंट 1 है ad hoc committee set up by the parliament. Second है parliamentary department related standing committees. Third है finance commission. Fourth है financial sector legislative reforms commission. And fifth है आपका नीति आयोग। हमें बताना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन 3, 4 एंड 5 जो हैं ये रिव्यू करते हैं इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को, जैसे कि सेक्टर्स हो गए टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग और एफएसएलआरसी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 20 की। विद रेफरेंस टू इंडियाज 5-year plans, which of the following statements is are correct? First, from the second 5-year plan, there was a determined thrust towards substitution of basic and capital good industries. ये स्टेटमेंट एकदम सही है। उसके बाद आपका आते हैं the fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power, यानी कि आपका ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। और बात है आपकी स्टेटमेंट 3 की। इन द फिफ्थ 5-year plan for the first time the financial sector was included as an integral part of the plan। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन ए यानी कि 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ये स्टेटमेंट आपका एकदम गलत है। कोई हाई कोर्ट जो है वो किसी भी सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड अगर है तो उसको डिक्लेयर कर सकता है। सेकंड, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी गलत है। कोई भी अमेंडमेंट है जो कि अल्ट्रा वाइज कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है। इसलिए हमने देखा कि आपके दोनों ही ऑप्शन जो हैं करेक्ट नहीं है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी और पीपीपी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। और सेकंड है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 पे। विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 years, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट, यानी कि आपका स्टेटमेंट एकदम सही है क्योंकि इंडिया में राइस कल्टीवेशन का एरिया सबसे ज्यादा है और उसके बाद आपका आता है व्हीट का। सेकंड है एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड है एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगरकेन। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। और स्टेटमेंट 4 यानी कि एरिया अंडर शुगरकेन कल्टीवेशन इज स्टेडीली डिक्रीज। ये स्टेटमेंट गलत है, वो स्टेडीली डिक्रीज नहीं हुआ है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। अमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 years।
और आपके ऑप्शन है स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस या वेजिटेबल ऑयल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि हाईएस्ट इंपोर्ट वैल्यू है इसकी इन द लास्ट 5 years में। तो वेजिटेबल ऑयल्स इज द राइट आंसर। तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? आपके ऑप्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ऑप्शन सी अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स, और ऑप्शन डी अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली। तो इसमें जो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर है, क्योंकि यही आपकी डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी है इंडियन पॉलिटी के अकॉर्डिंग। तो यानी कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट जो है वो इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 पे। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट और आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी? आपका ऑप्शन ए कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, ये एक लाइकली मेथड है। ऑप्शन बी एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इश्यू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, ये भी आपका एक लाइकली मेथड है। थर्ड है ईजिंग कंडीशंस रिलेटेड टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये भी आपका सही ऑप्शन हो सकता है। और है ऑप्शन डी, यानी कि फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये एक मेजर ऐसा है जो कि गवर्नमेंट या आरबीआई अडॉप्ट नहीं करेगी कि आपको स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी हो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आइए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। वो क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रीसेंट डायरेक्टिव्स रिलेटिंग टू स्पिलिज ऑफ पेमेंट डेटा, popularly known as data dictate, command the payment system providers that first, they shall ensure that entire data relating to payment systems operated by them are stored in a system only in India। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। Second, they shall ensure that the systems are owned and operated by public sector enterprises। ये स्टेटमेंट गलत है, वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस भी ओन एंड ऑपरेट कर सकते हैं। और स्टेटमेंट 3, they shall submit the consolidated system audit report to the CAG by the end of the calendar year। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि आपका स्टेटमेंट ए, यानी कि वन ओनली इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। Which of the following adopted a law on data protection and privacy for its citizens known as General Data Protection Regulation in April 16 and started implementation of it from 25th May 18? और आपके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईयू या फिर यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यूरोपियन यूनियन। इसने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को, और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था 25 मई 2018 से। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। Recently, India signed a deal known as Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Areas in the Nuclear Field with which of the following countries? आपके ऑप्शन है जापान, रशिया, यूके या यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया। रशिया के साथ इंडिया ने एक डील साइन की थी एक्शन प्लान और फॉर कॉपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि रशिया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, ये गलत है, इससे आपका मनी मल्टीप्लायर नहीं बढ़ता है। ऑप्शन सी देखिए अगर पहले, इंक्रीज इन द एसएलआर, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। और थर्ड है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो डेफिनेटली गलत है। बचा आपका ऑप्शन बी जो कहता है इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। इससे आपका जो है मनी मल्टीप्लायर जो है वो इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31 जो कि कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज इन इंडिया। स्टेटमेंट 1 आपका क्या कहता है कि पीवीटीजीज रिसाइडिंग 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो आपका ये स्टेटमेंट एकदम सही है। Statement 2, a stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status। ये statement भी एकदम सही है। Option 3, there are 95 PVTGs officially notified in the country so far। This statement is wrong। और Statement 4, Irregular and Konda Reddy tribes are included in the list of PVTGs। ये भी statement एकदम सही है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 जैसे आपको पता लगा कि गलत है, तो आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो गलत हो गया, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी।
आइए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 32 की, जो कहता है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142 इट कुड मीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका है द स्टेट डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि ये स्टेटमेंट तो आपका एकदम गलत है, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी की अगर बात करें, इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द काउंसिल फ्रॉम द कैबिनेट। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ऑप्शन डी, स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट मेक द लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। और आपका बचा ऑप्शन बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आपका 32 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 33। With reference to the Legislative Assembly of a state in India, consider the following statements. 1. The governor makes a customary address to members of the House at the commencement of first session of the year. This statement is absolutely correct. आपका बचा statement 2. When a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. ये statement भी आपका सही है। जब उनका खुद का कोई रूल नहीं होगा किसी पर्टिकुलर मैटर पे, तो वो लोकसभा का रूल को फॉलो करते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 and 2 आर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC has a protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air. आपका ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, द UNCAC is the ever first legally binding global anti-corruption instrument, एकदम करेक्ट है। Statement 3, a highlight of the UN Convention against Transnational Organized Crime, यानी UNTOC, is the inclusion of a specific chapter aimed at returning assets to the rightful owners from whom they have been taken illicitly. ये स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है। और आपका स्टेटमेंट 4, the UN Office on Drugs and Crime is mandated by its member states to assist in the implementation of both UNCAC and UNQC. ये स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है। यानी कि आपका ऑप्शन सी, यानी कि 2 and 4 only is the right answer. आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द Indian Forest Act 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas. ये आपका स्टेटमेंट जो है वो एकदम गलत है, कोई राइट नहीं है ऐसा। सेकंड स्टेटमेंट, as per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006, bamboo is a minor forest produce. ये स्टेटमेंट एकदम सही है। और आपका स्टेटमेंट 3, यानी कि दिस अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट dwellers, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यानी कि आपका ऑप्शन बी 2 and 3 only is the right answer. आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 36 की। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। और आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 या आर्टिकल 29। तो आपका आर्टिकल 21 जो है वो आपको देता है राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ योर चॉइस। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 21। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत है। ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 2, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एफिलिएट कोड। ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंड स्टेटमेंट 3, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, यानी आप प्लांट वेराइटीज को इंडिया में पेटेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपका स्टेटमेंट 1 तो गलत हो ही गया और स्टेटमेंट 2 भी गलत है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empowers the government of India to। Statement 1, state the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which it is sought। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। Statement 2, lay down the standards for emission or discharge of environmental pollutants from various sources।
ये भी एकदम सही है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 and 2 ऑप्शंस आर राइट। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन 39, as per the solid waste management rules 2016 in India, which one of the following statements is correct? Statement A, waste generator has to segregate waste into 5 categories, ये गलत है। The rules are applicable to notified urban local bodies, notified towns and all industrial townships only, ये statement भी गलत है। Statement D अगर देखें, it is mandatory on the part of waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district, ये statement भी गलत है। आपका statement C, the rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 40 की। वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018। स्टेटमेंट 1, if rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms companies to lay off workers, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। Statement 2, no notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary workmen, ये स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, मतलब कि 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका गलत है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। In the context of digital technologies for entertainment, consider the following statements. 1, in augmented reality, a simulated environment is created and the physical world is completely shut out, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, उसमें फिजिकल वर्ल्ड का भी पार्ट रहता है। स्टेटमेंट 2, in VR images generated from a computer are projected onto real life objects or surroundings, ये भी गलत है, कुछ प्रोजेक्शन नहीं होता है। Statement 3, AR allows individuals to be present in the world and improves the experience using the camera or smartphone or PC, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। और आपका स्टेटमेंट 4, VR closes the world and transposes an individual providing complete immersion experience, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 and 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।